चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज रिवीजन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सीए इंटरमीडिएट है और ओल्ड कोर्स है क्योंकि अब हमारा मई 2024 से न्यू कोर्स आ रहा है। तो ये पुराना कोर्स है जहां पर हमारे कुछ लिमिटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे। न्यू कोर्स में तो हमारे सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ चुके। तो हमारे पास AS 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13 एंड 16 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करते हुए जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करते हैं तो उसमें हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, P&L बनाना पड़ता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो ये अगर कोई अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड नहीं होगा और सब अपने अपने हिसाब से ही बनाने लग जाएंगे तो हमें तो आपस में कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा किसी बिजनेस का, ना ही हम दूसरे बिजनेस के साथ अपने बिजनेस के प्रॉफिट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर पाएंगे और ना ही हम अपने ही बिजनेस के पुराने प्रॉफिट से इस साल के, क्योंकि हर साल हम कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। ये कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल हैं जो कोशिश किए गए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की टर्म्स में लाए जाएं ताकि सब उसको यूज कर पाए और अप्लाई कर पाए। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है उनका मेन एम होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाए जाते हैं उसके अंदर मेनली चार बातों के लिए ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और उसके अंदर हम चार चीजों को कवर करते हैं। वो है रिकॉग्निशन, किसी भी ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए, मेजरमेंट, उसे कैसे मेजर किया जाए, प्रेजेंटेशन, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी हो, और डिस्क्लोजर, उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कैसी हो। ये सारी की सारी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर होती हैं ताकि हमारी अकाउंटिंग एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाए और हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी अकाउंटिंग को कंपेयर कर पाए अलग अलग दुनिया की अकाउंटिंग से। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनाई गई थी पहले, अब तो बोर्ड बन गया है, वो कन्वर्ट हो गया है। पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनाई गई थी जून 1973 में। अब इसका नाम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। 75 कंट्रीज में थी उस समय, उसके मेंबर थे, ICI भी उसमें मेंबर था। इनका काम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करना वर्ल्ड वाइड, और बाद में इन्होंने उसको 1 अप्रैल 2001 से इन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना दिया, जिसका काम वही है, लेकिन अब उसका नाम IFRS हो गया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते थे। तो अब जो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसको हम IFRS बोलते हैं। तो ये काम होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का। अभी तक हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जा चुके हैं वो है AS 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी पर, AS 2 वैल्यूएशन इन्वेंटरी की कैसे की जाए, AS 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाए, AS 4 कंटिजेंसी और इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद होती है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो, AS 5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड कैसे निकाला जाए, और प्रायर पीरियड आइटम और चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे ट्रीट किया जाए। AS 6 जो पहले डेप्रिसिएशन पर था वो हटा दिया गया है क्योंकि वो अब AS 10 के अंदर ही मर्ज हो गया है। जो AS 10 भी पहले फिक्स्ड एसेट के नाम से होता था वह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से जाना जाता है। AS 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर है। AS 8 भी विड्रॉ हो गया। AS 26 आने के बाद जो इंटेंजिबल एसेट पर है। AS 9 हमें बता रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कैसे करें। AS 11 हमें बताता है कि चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट को कैसे हम इफेक्टिव, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। गवर्नमेंट ग्रांट को कैसे हम अकाउंटिंग करेंगे वो AS 12 बताता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग AS 13। अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती है या खरीदती है तो उसकी अकाउंटिंग AS 14। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट को कैसे हम देखें, AS 15। बोरोइंग कॉस्ट, इंटरेस्ट को हम कैसे अकाउंटिंग में लाएंगे, AS 16। सेगमेंट रिपोर्टिंग कैसे होगी, AS 17। रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। लीज अकाउंटिंग, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीज,
19 में AS20 अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला जाए, डायल्यूटेड एंड नॉर्मल अर्निंग पर शेयर। AS21 कंसोलिडेशन कैसे हो, होल्डिंग एंड सब्सिडरी की अकाउंटिंग कैसे हो। AS22 इनकम टैक्स का कैसे ट्रीटमेंट हो। AS23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, अगर हमारा बिजनेस बंद हो गया है तो भी उसकी कैसे अकाउंटिंग होगी। इंटीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अगर हम 3 महीने 6 महीने में अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे हो। AS26 इंटेंजिबल एसेट के बारे में बताता है। AS27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ जॉइंट वेंचर, जहां पर हमारा जॉइंट वेंचर है। AS28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम हो जाती है, मार्केट वैल्यू एसेट की बुक वैल्यू से कम हो जाती है काफी, तो हम उसको इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं, उसको कैसे ट्रीट किया जाए। AS29 प्रोविजन कंटीजेंसी लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट, इन सबको कैसे हम डील करेंगे। तो सो फार इफेक्टिवली A27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे एप्लीकेबल हैं इस समय। जो इंडियस है, इंडियस नए बनाए गए, जो IFRS नए आए थे उनका इंडियन वर्जन कॉपी ऑफ IFRS आप कह सकते हैं, इंडियस के नाम से इंडिया में जाने जाते हैं। तो इंडियस एक्चुअल में IFRS है और उसमें जो मतलब की चीजें नहीं थी उनको हटा दिया गया और हमने उसको इंडिया में अडॉप्ट कर लिया। तो ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इनकम टैक्स में हमारे अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं जिन्हें हम ICDS बोलते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स में प्रॉफिट पर टैक्स बहुत कम देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं और अकाउंटिंग होती है वो इस बेस पर होते हैं कि हम एक्सपेक्टेड लॉसेस को सब ध्यान रखें, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को ना ध्यान में रखें। तो जितने भी लॉसेस होने की उम्मीद है उन सबको भी हम ले आज की डेट में कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बड़ा नुकसान होता है। तो उन्होंने अपने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करे जिसमें उन्होंने कहा कि भैया ऐसे प्रॉफिट आपको निकालना है। तो वैसे कॉर्पोरेट पर तो ये सब एप्लीकेबल है ही, नॉन कॉर्पोरेट पर लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 हमारी अलग अलग टाइप की एंटिटीज बता रखी हैं जिन पर कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं और कुछ पार्शली अप्लाई हो जाते हैं। तो लेवल 1 एंटिटीज हमारी जो होती है लेवल 1 2 3, उसके बारे में हमें डिटेल में बता रखा है यहाँ पर। ठीक है, और अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की। हम बात करते हैं अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 होता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी पर। ये हमें बताता है कि हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे अपनाएं, कहाँ कहाँ उसे कैसे डिस्क्लोज करें। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन ले रखी हैं कि ये 3 तो हर बिजनेस को एज्यूम करना ही करना है, अप्लाई होता ही होता है, और इसको डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है। इसे डिस्क्लोज हम तभी करेंगे जब ये एप्लीकेबल नहीं होती है आपके बिजनेस पर। गोइंग कंसर्न कॉन्सर्न मतलब हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी मतलब हम हर साल जो पिछले साल अकाउंटिंग एजम्पशन थी उसी को कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं। और एक्रूअल मतलब ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि हम चेंज ही नहीं कर सकते हैं मेथड को, लेकिन जब तक कि कोई लॉ ना कहे आपसे, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना कहे, या आपको लगता है कि ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन हो पाएगी, अकाउंटिंग हो पाएगी नए मेथड से, तभी आप उस नई पॉलिसी को अपनाइए, अदरवाइज नहीं। अकाउंटिंग पॉलिसी किसे कहते हैं? जो अलग अलग चीजों के लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन, WDV, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए फीफो लीफो, ऐसे हमारे पास अलग अलग चीजों के मेथड होते हैं। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आप इन सब पॉलिसी को एक जगह शो करिए, डिस्क्लोज करिए, और जो पॉलिसी आप अपना रहे हैं उसे बार बार लगातार हर साल यूज करते रहिए। पॉलिसी अपनाते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये बात भी हमारा को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। तो AS1 हमें बताता है कि आपको जब भी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करें, यूज करें, टेक ओवर हो, बिजनेस के अंदर अप्लाई हो, तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना। प्रूडेंस मतलब एक्सपेक्टेड लॉसेस का ध्यान रखा जाए,
एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का ध्यान ना रखा जाए। मटेरियलिटी, जो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज है वो डिस्क्लोजर से बचे ना और अलग से आइटम सेपरेटली शो करी जाए। और सब्सटेंस और फॉर्म, इसका मतलब है कि जो आपकी अकाउंटिंग हो उसमें जो आपकी एसेट्स वगैरह दिखाई जा रही हैं वो लीगल पोजीशन के हिसाब से नहीं, एक्चुअल पोजीशन के हिसाब से दिखाई जाए। आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए यही है कि आपको उसका एक तो कब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं आप, जब कोई लॉ आपसे कहे, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहे, या बेटर प्रेजेंटेशन होगी, या बेटर फाइनेंशियल पोजीशन दिखाई देगी, या बेटर प्रॉफिट निकलेगा, तो ही आप चेंज करें अकाउंटिंग पॉलिसी में। जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट करंट पीरियड में कितना आया है ये आप बताइए अमाउंट निकाल करके, और अमाउंट को डिस्क्लोज करिए। अगर आप अमाउंट नहीं पता लगा सकते तो आप उसमें बताइए कि हम इसको पता नहीं लगा सकते और फैक्ट डिस्क्लोज करिए। अगर ये मटेरियल इफेक्ट करंट ईयर में नहीं है और या करंट ईयर में, तो वो तो डिस्क्लोज कर ही देंगे। फ्यूचर ईयर में अगर मटेरियल इफेक्ट है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। अगर आप वैल्यूएशन कर सकते हैं तो बताइए इतना अमाउंट का इफेक्ट फ्यूचर में आएगा। और इन केस अगर आप वो पता नहीं लगा सकते कि अमाउंट कितनी है जिसका इफेक्ट फ्यूचर में आएगा, तो आप उस फैक्ट को डिस्क्लोज भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई ये दिक्कत है और हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन है इन्वेंटरीज पर, कि इन्वेंटरी का वैल्यूएशन कैसा करा जाए। इसमें AS2 कुछ चीजों पर अप्लाई नहीं होता है, जैसे कि WIP कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में होता है, WIP सर्विस प्रोवाइडर के लिए होता है। आपके पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है एज ए स्टॉक इन ट्रेड, मतलब शेयर्स डिवेंचर्स हैं, या कोई प्रोड्यूसर से इन्वेंट्री है लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या लाइव स्टॉक है, तो इन सब चीजों पर अप्लाई नहीं होता है। बाकी सब चीजों पर अप्लाई हो जाता है, वेदर इट इज फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, WIP स्टोर्स, स्पेयर, सब पर अप्लाई हो जाता है। स्पेयर पार्ट्स इवन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में यूज होने वाले होते हैं और इन्वेंट्री के मीनिंग में आते हैं, तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि हम इन्वेंट्री का मेजरमेंट कैसे करें। तो इन्वेंट्री का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम लोग फिनिश गुड्स और WIP का जब भी मेजरमेंट करते हैं तो लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू पर करते हैं। कॉस्ट या मार्केट वैल्यू जो भी कम हो, और कॉस्ट में क्या आता है, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट मेकिंग, जो हमारी इन्वेंट्री को करंट लोकेशन और कंडीशन तक, करंट लोकेशन तक लाने के लिए खर्चा होता है या उसकी कंडीशन तक के लिए, तो वो सब। नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस टू मेक सेल पॉसिबल। अगर रॉ मटेरियल है तो ध्यान रखिए, मान लिया जैसे हमारा मार्केट वैल्यू है 10,000 और कॉस्ट है 8,000, तो हम 8,000 पे वैल्यू करेंगे। लेकिन अगर हमारा मार्केट नेट रियलाइजेबल वैल्यू 7,000 है तो हमें फिर 7,000 पर ही वैल्यू करना है। रॉ मटेरियल के केस में ये बोल रखा है, मान लिया कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू ये 7,000 है और ये 6,000 है, तो 6,000 पर ही करेंगे। लेकिन 6,000 पर तभी करेंगे जब फिनिश गुड्स का मार्केट वैल्यू लेस देन कॉस्ट है। मतलब अगर फिनिश गुड महंगा बिक रहा है फिर हम रॉ मटेरियल को भी मानेंगे महंगा बिक रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल हम बेचने के लिए तो रखते नहीं है। तो अगर ये सिचुएशन है और हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा है फिनिश गुड्स का, इसका मतलब हमें पैसा रिकवर हो जाएगा, तो हम इसको वैल्यूएशन कॉस्ट पर करेंगे। कहने का सेंस ये है कि इसको हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू अगर कम है तो उसको एक ही सिचुएशन में करेंगे कि फिनिश गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी कॉस्ट से कम हो, क्योंकि हमारा काम रॉ मटेरियल को बेचने का नहीं है। इन्वेंट्री की जो कॉस्ट होती है उसमें हमारे पास आता है परचेजिंग कॉस्ट, जो माल को खरीदने का खर्चा आया, कन्वर्जन कॉस्ट और अदर कॉस्ट,
ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। अब परचेजिंग के अंदर क्या क्या आता है, जो परचेज प्राइस है, कोई अगर टैक्सेस रिबेट रिवर्स होना, आईटीसी मिलना, तो वो सब माइनस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर हमारा लेबर, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स आते हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड और वेरिएबल भी हो सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना है, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग हम करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड जो होते हैं उनको हम नॉर्मल कैपेसिटी के रेशियो में ही रिकवर करते हैं, लेकिन इन द पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई प्रोडक्शन हम उसे एक्चुअल कैपेसिटी के रेशियो में ही कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने उसे नॉर्मल पे करा तो बहुत ज्यादा रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि आउटपुट बहुत ज्यादा हो गया। और हमने सोचा 50,000 यूनिट बनाएंगे और नॉर्मल आउटपुट 5,000 होता है, तो 10 रुपए पर यूनिट सोचा, और आउटपुट हो गई 8,000। तो 8,000 पे 10 रुपए के हिसाब से अगर हम लिखेंगे 80,000 रिकवर कर लेंगे, बहुत ज्यादा रिकवर हो जाएगा, और ऊपर से कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देगी हमारे प्रोडक्ट की। तो ऐसा ना हो, इसलिए एबनॉर्मली हाई आउटपुट के केस में हम एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से डिवाइड करेंगे। हम इस 50,000 को 80,000 से डिवाइड करके पर यूनिट के कॉस्ट निकाल के उसी से रिकवर करेंगे। वेरिएबल ओवरहेड तो हमेशा ही एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से होता है। जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने जैसे पढ़ा कि सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के हिसाब से जॉइंट प्रोडक्ट को बांटना चाहिए, या अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जो भी हमारे पास सूटेबल मेथड्स हैं। और बाय प्रोडक्ट, अगर हमारा स्क्रैप वैल्यू मिल रहा है कुछ, तो उससे हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे। तो ये सारी बातें हमें बता रखी है। कुछ चीजें हैं जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं आती हैं, जैसे एबनॉर्मल लॉस, स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट तभी आएगा जब वो हम अपने कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट का प्रोसेस ऐसा है कि उसे बनाने में स्टोरेज ही लगती है लंबे समय, जैसे अल्कोहल और वाइन के केस में होता है, कई कई साल के लिए हमें उसे रखना होता है, तो उस सिचुएशन में स्टोरेज कॉस्ट ऐड हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी जनरली नहीं आते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड इंटरेस्ट ऑन बोरिंग अनटिल अनलेस AS 16 के हिसाब से वो हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट का पार्ट बन सकते हैं। तो ये चीजें नहीं आएंगी, क्या चीजें आएंगी क्या नहीं आएंगी ये हमने देखा। हमारा जो कॉस्ट फॉर्मूला है वो कैसे काम करता है, या तो आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाइए। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड होता है कि आप सीधा सीधा पता लगा सकते हो ये वाला माल उससे आया है तो ये वाला इस रेट का माल है, ये वाला माल उससे आया ये उस रेट का माल है। जैसे मान लिया हमारे पास कांच का काम है, हमारे पास जो है कांच आते हैं, शीशे आते हैं, मिरर का काम है, ग्लासेस का काम है, और उसमें लिखा आता है, स्टैंप होती है कि भैया ये सैन गोबिन का है या मोदी का है। तो ये अलग अलग कंपनीज हैं, जो दो फेमस है, मोदी एंड सैन गोबिन, तो उनका स्टैंप लगा हुआ आता है, तो हमें पता चल रहा है कि ये स्टैंप लगा है, उस रेट का माल वहां से आया हुआ। तो अगर हम स्पेसिफिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इस मेथड से लगाएंगे, नहीं तो फीफो एंड वेटेड एवरेज, इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले माल आया पहले वो जाएगा, और उसके बाद वेटेड एवरेज होता है जो हमारा क्वांटिटी। ये सब हम मटेरियल के चैप्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट भी लगाया जा सकता है, रिटेल मेथड, जब हमारा बिजनेस रिटेल है और वहां पर हम लोग बहुत ज्यादा हमारे पास छोटा मोटा सामान है, तो वहां पर हम इंडिविजुअल जो माल है वो हम वैल्यूएशन नहीं कर सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस में से जीपी लेस करके उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकाल सकते हैं, तो वो मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, दोनों को कंपेयर करके जो भी कम है उस पर हमें वैल्यूएशन करनी है। ये जो है ये आइटम वाइज आइटम मेथड से हो सकता है, जैसे हम चार चीजें हैं तो चारों का कॉस्ट और एनआरवी अलग अलग चेक करें, या ये ग्रुप मेथड भी हो सकता है, जैसे ए ग्रुप एक साथ आ जाएगा, आइटम नंबर 1 और 3 इनके टोटल को कंपेयर करेंगे, ऐसे बी ग्रुप को साथ में कर सकते। तो ये हमारा है इन्वेंट्री पर AS2। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें पता है कि हम तीन टाइप की एक्टिविटी में डिवाइड करते हैं अपनी सारे के सारे फ्लो को, ऑपरेटिंग,
इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से ही दिया हुआ है कि हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखें, जो पूरे साल में चेंज होगा उसे इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोले। इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देंगे तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों हैं। इन्वेस्टिंग के लिए केवल डायरेक्ट मेथड है और फाइनेंसिंग के लिए भी केवल डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड का मतलब उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी पैसा आ रहा है उस सबको प्लस करें और जो भी जा रहा है उसे माइनस करें। तो हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जनरली इनडायरेक्ट मेथड लगाते हैं। इनडायरेक्ट मेथड लगाते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेथड भी किसी किसी क्वेश्चन में लग सकता है। तो इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस, रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी होती है। माल खरीदना, बेचना, एक्सपेंसेस, ऑफिस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस करना, ये सब हमारा। इसके अलावा इनकम टैक्स और एबनॉर्मल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी यहीं पर ही दिखाई जाती है। तो जो कैश आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उन्हें प्लस किया जाएगा, जो गया वो माइनस किया जाएगा, और बाद में कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्सेस और टैक्सेस लेस करके और फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम प्लस माइनस करने के बाद हमारा डायरेक्ट मेथड से कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाता है। इनडायरेक्ट मेथड में हम डिफरेंस लेते हैं, पहले क्लोजिंग माइनस ओपनिंग P&L करके, और उसमें अप्रोप्रिएशंस को ऐड करते हैं, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशंस ऐसे हैं जिससे हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी इफेक्ट होता है, ऑपरेटिंग नहीं, इसलिए इन सबको ऐड कर दिया। और इसके बाद हम इनकम टैक्स प्रोविजन ऐड करते हैं। उसका रीजन ये है कि इनकम टैक्स पेड अलग होता है, प्रोविजन अलग होता है, और इनकम टैक्स पेड हम लास्ट में माइनस कर देते हैं, इसलिए अभी हमने ऐड बैक कर दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को भी रिवर्स करेंगे, एक्सपेंसेस लॉसेस है तो ऐड करेंगे, इनकम है तो माइनस करेंगे। उसे हटाने के लिए क्यों, क्योंकि हम लास्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम फिर से दिखाएंगे। इसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम को हम ऐड कर देते हैं। जो भी बिजनेस से रिलेटेड आइटम है नॉन कैश है, जैसे डेप्रिसिएशन। नॉन ऑपरेटिंग है, जैसे हमारा इंटरेस्ट हमने दिया फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ये सारी चीजें हैं तो इन सबको ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे ही इनसे रिलेटेड इनकम है, रेंट रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, उन सबको माइनस करके हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस या एडजस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं, करंट लायबिलिटी के लिए सीधा करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो प्लस हो जाता है, और करंट लायबिलिटी कम होती है तो माइनस हो जाता है। लेकिन ये करंट एसेट के लिए रिवर्स होता है, अगर करंट एसेट बढ़ती है तो माइनस हो जाता है, करंट एसेट कम होती है तो प्लस हो जाता है। तो ये सारी चीजें प्लस माइनस करने के बाद में फिर हम इनकम टैक्स माइनस करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस या माइनस करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया शेयर डिवेंचर्स में या किसी बिल्डिंग में, वो सब आता है परचेज सेल, और इसके अलावा जो भी हमें इनकम होती है जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड, वो सब भी यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, हमने लोन लिया, शेयर इशू करे, इनका रिडेम्पशन किया, इंटरेस्ट दिया, डिविडेंड दिया, सारी चीजें हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाती है। तो ये पूरा चैप्टर हम अलग से 12th में भी कर चुके हैं, अलग CA में भी कर चुके हैं, तो इससे ज्यादा इसमें हम बताने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास। अब बात करते हैं हम PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, AS10। AS10 का ऑब्जेक्ट है कि ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसमें हमें बताया गया है कि हम फिक्स्ड एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कैसे रिकॉग्नाइज करें, वही सब है। मेजरमेंट कैसे हो, रिकॉग्नाइज कैसे करें, उसको डिस्क्लोज कैसे करें, सारी चीजें उसके बारे में यहाँ पर आ जाएंगी। ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता बायोलॉजिकल एसेट्स पर अदर देन बियर प्लांट्स और वास्टिंग एसेट जैसे मिनरल कोल माइन वगैरह होती है। तो और कोई ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिस पर स्पेसिफिकली AS है, जैसे AS19 है लीज पर, तो उस पर अप्लाई नहीं होता है। AS13 है हमारा इन्वेस्टमेंट पर, तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट है, तो 26 इंटेंजिबल पर है, इसलिए केवल टेंजिबल एसेट पर ही अप्लाई होगा। जो एसेट हमारे पास है हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन,
और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर रेंटल टू अदर और फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। तो अगर हम प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं जैसे मशीनरी, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं जैसे कोई ट्रक है, बस है, लॉरी है, टेम्पो ट्रेवलर है, कुछ भी है। और रेंटल टू अदर्स जैसे बिल्डिंग है किराए पर दे रखी है, और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस अपनी बिल्डिंग को खुद ही यूज कर रहे हैं या फर्नीचर यूज कर रहे हैं, वो सब भी यहाँ पर आ जाएगा। और उसको हमारे को उम्मीद है कि हम उसे 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए रखेंगे, तो इसलिए हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में वही आएंगी चीजें जो 1 साल से ज्यादा के लिए है। अब ये था बायोलॉजिकल असेट्स नहीं आएंगी, लेकिन बियरर प्लांट आएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बियरर प्लांट? देखिए जैसे पेड़ है, आम का पेड़ है, वहां पर हर साल आम लगते हैं, हम तोड़कर बेचते हैं, फिर आम लगते हैं तोड़कर बेचते हैं, तो ये हमारी एक तरीके से असेट है। तो बियरर प्लांट हम इसे बोल देते हैं, ठीक है। यूज फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोडक्ट मोर देन 12 मंथ्स, और ये उम्मीद कम है कि हम इसे काट कर बेचेंगे, ठीक है। तो हम अगर उसको 1 साल से ज्यादा रख रहे हैं, बार बार उसमें कुछ फल वगैरह आ रहे हैं या कोई ऐसी चीज जो बेचकर, लकड़ी आती है काट कर थोड़ी सी बेचते हैं फिर आती है, पूरा खत्म नहीं करते उसको, तो वो हमारे सब क्या होते जाते हैं, बियरर प्लांट। अब हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में है कि रिकॉग्नाइज कैसे करें हम अपनी एसेट को। तो इसमें लिखा है कि हम पीपी में लिखा है साफ साफ कि हम तभी रिकॉग्नाइज करें जब हमें लगता है कि उससे कोई फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। मान लिया हमने कोई एसेट खरीदी और हमें एसेट खरीदने के बाद रियलाइज हुआ कि ये हमारे लिए किसी काम की नहीं है और इससे फ्यूचर में हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है उसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसे तभी लिखेंगे जब उससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा और उसकी कॉस्ट का हम पता लगा सकते हैं उसी सिचुएशन में। इसके बाद ही लिखा है कि हम स्पेयर पार्ट्स वगैरह का क्या करें। तो स्पेयर पार्ट्स वगैरह अगर हमारा डेफिनेशन AS10 में आती है तो AS10 में आ जाएगा, AS2 में डेफिनेशन आती है तो AS2 में आ जाएगा, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट क्या लेंगे? इनिशियल कॉस्ट है जो हमने उस पर खर्चा किया है, ठीक है, तो वो इनिशियली हम उसमें ऐड कर लेंगे। और सब्सिक्वेंट कॉस्ट है, इनिशियली मतलब जितने में हमने बनाया या खरीदा, और सब्सिक्वेंट है बाद में हम जब उस पे करते हैं, ये रिपेयर मेंटेनेंस भी हो सकता है या उसमें एडिशंस भी हो सकते हैं। तो अगर ये डे टू डे रनिंग मेंटेन करने का खर्चा है तो ये रेवेन्यू नेचर है, इसमें ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ एडिशन है और उससे लाइफ या ओरिजिनल कैपेसिटी बढ़ती है तो ये हमारा असेट का पार्ट बन जाएगा और हम उस असेट के अंदर ही ऐड कर कर लिखेंगे। कभी कभी कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो रिप्लेस होते हैं रेगुलर बेसिस पर, जैसे मान लिया कार के अंदर हम डालते हैं टायर लगते हैं तो उसे भी बोल सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में हमारे को चेंज करना पड़ता है ना। तो लिखा है जैसे कि एयर क्राफ्ट में भी सीट वगैरह हमें चेंज करनी पड़ जाती है कई बार लाइफ में। तो अंडर द रिकॉग्निशन प्रिंसिपल an enterprise recognizes in carrying amount of an item of PPE the cost of replacing part of such item when the cost is incurred if the recognition criteria are met. The carry amount of these product are replaced. तो ये कहना का मतलब है कि अगर उस 12 महीने से ज्यादा के लिए यूज हो रहा है वो चीज, अच्छी खासी वैल्यू है, तो आप पुरानी वाली उसकी, जैसे टायर है, टायर मैंने नए खरीदे तो पुराने टायर की वैल्यू हटाकर नए की ऐड कर दूं, या तो, या दूसरा ऑप्शन ये भी है कि मैं इसको, अगर बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है तो मैं इसको P&L अकाउंट में भी डाल सकता हूँ। रेगुलर मेजर इंस्पेक्शंस होने चाहिए कि हम मेजरमेंट करते रहें उसको रेगुलर बेसिस पर। और हमारे पास दो मॉडल हैं इसमें। एक तो जब हम पहली बार इन पीपीई को लिखेंगे तो पहली बार तो इसको मेजर हम कॉस्ट पर ही करेंगे, लेकिन एक बार मेजर करने के बाद हर साल बैलेंस शीट डेट पर हमें उसे रिवैल्यूएशन करना होता है या देखना होता है कि वैल्यू ठीक है या नहीं। तो हर साल आफ्टर रिकॉग्निशन
हमें कॉस्ट मॉडल भी अपना सकते हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल भी अपना सकते हैं। कॉस्ट मॉडल में तो हर साल डेप्रिसिएशन लगाते चले जाएंगे, रिवैल्यूएशन मॉडल में हमें उसे देखना पड़ेगा मार्केट वैल्यू क्या है और उसके हिसाब से हम उसे मार्केट वैल्यू के हिसाब से लिखना शुरू करेंगे। अब कॉस्ट में क्या क्या आता है, परचेज प्राइस आता है, कोई सीधे खर्चे हैं और उसको तोड़ने के खर्चे हैं, अगर तोड़कर कोई नई चीज बना रहे हैं। लेकिन इसमें क्या नहीं आएगा कि कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ए न्यू फैसिलिटी लाइक इनॉग्रेशन कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ कंडक्टेड बिजनेस ए न्यू लोकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स। कहने का मतलब यह है कि हम अपनी एसेट में कोई और खर्चे ना डाले जाएं एसेट के अलावा। तो हमारे को क्या क्या एसेट डालनी है, उसमें वैल्यू डालनी है, ये बता दिया। अब आगे है डी कमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटी। तो इनिशियल एस्टिमेट हमने करा और हमें पता चला कि 5 साल के बाद इसको हमें स्क्रैप करने के लिए भी कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तो वो भी हम उसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। उसमें कोई चेंजेस हैं तो उसको भी हम एडजस्ट करेंगे। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट हो सकती है, हमने खुद ही बनाई हो, तो जो जो खर्चे एलिजिबल हैं वो सब उसकी कॉस्ट में जुड़ जाएंगे। एबनॉर्मल आइटम नहीं लेंगे। बोरोइंग कॉस्ट जब AS16 के हिसाब से एलिजिबल होंगे तभी करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड डिटरमाइनिंग यूजिंग द सेम प्रिंसिपल फॉर एक्वायर्ड एसेट। अगर इफ एन एंटरप्राइज मेक सिमिलर एसेट फॉर सेल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो हमें तो फिर तो आराम से ही पता होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो एबनॉर्मल वगैरह चीजों को नहीं लेना है और हमें मेजर करना है कॉस्ट पर। अगर हमने एक्सचेंज में हमने एसेट ली है तो क्या करेंगे, एक्सचेंज जब भी होता है किसी एसेट का, तो हम अपनी एक एसेट देते हैं और दूसरी एसेट लेते हैं। तो अगर हमारी हमने जो एसेट दी है उसकी वैल्यू ज्यादा सही तरीके से पता लगाई जा सकती है तो उसको हम सेलिंग प्राइस मान लेंगे, और नहीं तो जो नई एसेट आ रही है उसकी वैल्यू ज्यादा अच्छी तरीके से पता लगाई जा सकती है तो वो। तो यहाँ लिखा है कि पीपी एक्वायर्ड है, तो कॉस्ट ऑफ एन आइटम पीपी जो हमने एक्वायर किया है उसको किस पे करें। तो हमें देखना पड़ेगा एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कॉमर्शियल सब्सटेंस में लैग तो नहीं करनी, मतलब जनरली सब लोग ऐसा करते हैं या एक्सेप्शनली आप कर रहे हैं। और फेयर वैल्यू ऑफ नीदर द एसेट, हम किसी भी एसेट की वैल्यू का पता नहीं लगा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, फेयर वैल्यू पर ही, इन दोनों के अलावा हर एक सिचुएशन में पीपीई को फेयर वैल्यू पे करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है कि जो हमारे एक्सेप्शंस हैं उनमें आया तो हमें फिर ध्यान देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और जो वैल्यू ज्यादा सही है पुरानी एसेट जो दे रहे हैं उसकी या नई एसेट जो आ रही है उसकी, उसकी वैल्यूएशन हम मार्केट से भी करा सकते हैं अगर वो कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो। इसके बाद आता है पीपी। कई बार हम कंसोलिडेटेड प्राइस पर, हमने बहुत सारी पीपी खरीद ली एक साथ कंसोलिडेटेड प्राइस पर, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हर एक का फेयर वैल्यू निकालेंगे और उस रेशो में डिवाइड कर। अगर लीज पर है तो AS19 कवर करता है, गवर्नमेंट ग्रांट है तो AS12 कवर करता है उसको। अब हमारे ने पहली बार रिकॉग्निशन कर ली, उसके बाद में नेक्स्ट रिवैल्यूएशन या कॉस्ट मॉडल, दो मॉडल हमारे पास अवेलेबल है। कॉस्ट मॉडल में तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पर ही दिखाते रहेंगे, लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल में हम उसे रिवैल्यू करेंगे और रिवैल्यूएशन करने के बाद ही उसे, अगर वैल्यू कम हो रही है तो हम उसको कम करके लॉस को दिखाएंगे। याद रखिए रिवैल्यूएशन होगा तो जितनी भी उस प्रॉपर्टी की क्लास की सारी एसेट है उन सबको हमें लिखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन हमें कब कब करनी है तो देखना पड़ेगा कि अगर उसकी फ्रीक्वेंटली चेंज होती है तो हर साल बैलेंस शीट पर तो कम से कम करना ही है। और अगर हमारी एसेट ऐसी है जिसकी वैल्यू फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती तो 3 से 5 साल में भी हम उसको देख सकते हैं। फेयर वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, जितना भी फ्यूचर में कैश फ्लो आएगा उन सबको डिस्काउंट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। जैसे हम प्रेजेंट वैल्यू, हमारा ही टाइम वैल्यू मनी का चैप्टर था, वहां पर हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 प्लस रेट की पावर n, हमारा जो रेट होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है।
या हम डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच अपना सकते हैं कि आज अगर उसे रिप्लेस करें तो हमारा कितना खर्चा होने वाला है। रिवैल्यूएशन के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? रिवैल्यूएशन के लिए अगर हमारी रिवैल्यूएशन पर असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, रिवैल्यूएशन पर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो हम लोग इसे एक रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर बाद में फिर इंक्रीज होती है, फिर उसे रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देंगे। बाद में डिक्रीज होती है तो जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व में पहले उससे सेट ऑफ करेंगे, बाद में इसे P&L में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी एसेट की वैल्यू 10,000 बढ़ाई, ठीक है, तो अगर आपने 10,000 बढ़ाई तो आप एंट्री बना लेंगे असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 10,000। अब फ्यूचर में फिर बढ़ाई, फिर बढ़ा देंगे। मान लिया फ्यूचर में 5,000 फिर बढ़ा दी तो 15,000 हो गई। अब मान लिया फिर फ्यूचर में इसे कम किया 2,000। अब 2,000 जब कम करेंगे तो इसकी रिवर्स एंट्री बनाएंगे जब तक कि इसमें बैलेंस है रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से ही हम कट कर लेंगे। और अगर रिवैल्यूएशन खत्म हो गया, मान लिया 20,000 वैल्यू कम करी है 15, तो 15 तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से कम करेंगे, 5,000 P&L में ट्रांसफर करेंगे। अगर डिक्रीज हुई पहली बार तो P&L में से चार्ज करेंगे, ठीक है। फ्यूचर में अगर फिर इंक्रीज हो गई, पहले डिक्रीज थी फिर इंक्रीज हो गई, पहले हमने 10,000 कम किया था, अब हमने 4,000 बढ़ा दिया, तो हम क्या करेंगे, 4,000 जो बढ़ाया इसे रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे, अप टू 10,000 इसे P&L में ही ट्रांसफर करेंगे जब तक कि 10,000 ट्रांसफर नहीं हो जाते। और जब 10,000 से ज्यादा हो रहे होंगे तो हम रिवैल्यूएशन रिजर्व बना लेंगे। तो ये रिवैल्यूएशन का अकाउंटिंग था। इसके बाद आता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में हम लोगों को डेप्रिसिएशन लगाना होता है, और अगर कोई नई एसेट बाद में आती है तो उसके टाइम पीरियड बचे हुए के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और डेप्रिशिएबल अमाउंट होता है कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। और हम डेप्रिसिएशन लगाना कब से शुरू करेंगे, जब से हम उसे अवेलेबल फॉर पुट टू यूज होगा, मतलब हम उसे यूज करना शुरू कर सकते हैं। आप अगर यूज नहीं कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, अगर आप उसको यूज कर सकते हैं तो उस दिन से हमारा डेप्रिसिएशन लगना शुरू होगा। डेप्रिसिएशन लगना बंद कब होगा, जब आपकी स्क्रैप वैल्यू के इक्वल असेट की बुक वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही हमारी बुक वैल्यू असेट के स्क्रैप वैल्यू के इक्वल आएगी तो हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर देंगे। अगर हम बेचने के लिए उसे तैयार रख रहे हैं तो भी हम डेप्रिसिएशन लगाना उस पर बंद कर देंगे। डेप्रिसिएशन के मेथड हमारे पास हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, या यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। जितना जितना हमारा यूनिट बनता जा रहा है उस हिसाब से हम डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे। पहले हम अंदाजा लगाएंगे पूरी लाइफ में कितना आउटपुट आएगा, कोल माइन है या तेल का कुआं है, कुछ भी है, तो हम पहले देखेंगे पूरी लाइफ में कितना उससे सामान निकलने की उम्मीद है। तो पर यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट, जैसे हमारा मान लिया कोयला निकलेगा 5,000 टन, तो हर टन का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड आउटपुट, तो फिर उससे हम चार्ज करते हुए हर साल लगाएंगे। साल के बीच में अगर हमने कोई भी चेंजेस करा लाइफ या रेजिडुअल वैल्यू में, क्योंकि तीन चीजों पे डिपेंड है हमारा डेप्रिसिएशन, कॉस्ट और रेजिडुअल वैल्यू, मतलब स्क्रैप वैल्यू एंड लाइफ, इन तीनों में से कुछ भी चेंज होगा तो हमें रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और इम्पेयरमेंट होता है कि अगर हमें लगता है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की मार्केट वैल्यू हमारी बुक वैल्यू से कम हो गई है, तो वो परमानेंट अगर लगता है हमें कि हो गई है तो हम उसको इम्पेयरमेंट AS 20 के हिसाब से उसको लॉस को रिकॉग्नाइज हम अभी कर लेते हैं। तो असेट को आप कब डी रिकॉग्निशन करेंगे, जब आप उसको बेच देंगे, उसको लीज पर दे देंगे, डोनेट कर देंगे, उस हिसाब से हम उसको
हटा देंगे बुक से और प्रॉफिट और लॉस को पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के बारे में यहाँ बता रखा है। बात करते हैं AS11 की। देखिए AS11 हमें बताता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस हो तो उसका हम कैसे इफेक्ट लाएं, उसे कैसे हम ट्रीट करें अगर हमारा कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है और उसको हम बाद में कोई चेंजेस आते हैं तो उसका क्या करें। तो ये एएस हमारा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन पर ही अप्लाई होता है, ठीक है। और फॉरेन ऑपरेशन है हमारा, इंडिया के बाहर काम होता है तो उस पर अप्लाई होता है। फॉरवर्ड को एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस पर अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड हमें नहीं बताता है कि कौन सी करेंसी में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें AS3 के बारे में नहीं बताता है। कैश फ्लो डील विद प्रेजेंटेशन इन कैश फ्लो नहीं होता है कि भैया कैसे AS3 में आप इसे दिखाएंगे। ऐसे ही इंटरेस्ट के बारे में, फॉरेन करेंसी बोरोइंग में इंटरेस्ट के बारे में, एडजस्टमेंट के बारे में नहीं बताता क्योंकि उसके लिए बोरोइंग कॉस्ट अलग है। और this statement does not deal with the restatement of enterprise financial statement from its reporting into another currency for the convenience of user। ये अगर हम बार बार अलग अलग करेंसी में चेंज कर रहे हैं तो उसके बारे में भी ये हमें नहीं बताता है। अब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं जिन्हें आप जिस कंट्री में, जैसे हम इंडिया में हैं तो इंडिया में अगर आप रुपीस के अलावा किसी और करेंसी में डील करेंगे तो उसे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कहेंगे। इनिशियली इसको कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे और जिस दिन आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस दिन के एक्सचेंज रेट से इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इनिशियली रिकॉग्निशन होगा जो हमारा एक्सचेंज रेट होगा एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो पहली बार हम जब जिस दिन हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस दिन जो भी रेट है वो रेट हम अप्लाई कर देंगे। अब हम बाद में देखेंगे कि कुछ भी चेंजेस हुआ है, जैसे बैलेंस शीट आई, बैलेंस शीट डेट आई और उस दिन हमने देखा कि एक्सचेंज रेट में चेंज हो गया। तो अगर वो मोनेटरी आइटम्स है, मोनेटरी आइटम जो मनी में फिक्स्ड होती है जिसमें हमें पता है इतना ही पैसा देना है, जैसे कि डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। नॉन मोनेटरी होते हैं जिनकी वैल्यू अपने आप चेंज होती रहती है, जैसे स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया। तो मोनेटरी आइटम को लिखा है डिनोमिनेटेड इन ए फॉरेन करेंसी शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग द क्लोजिंग रेट। तो आप इसको क्लोजिंग रेट से लिखो। तो आपने जिस समय रिकॉर्ड किया था उस समय आपने उस दिन के रेट से किया था, अब बैलेंस शीट वाले दिन इसे क्लोजिंग रेट से आप लिखिए। नॉन मोनेटरी लाइक फिक्स्ड एसेट को आप विच आर कैरीड एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो उसको उसी के हिसाब से कंटिन्यू करिए, चलने दीजिए, इसमें चेंजेस मत लाइए। और नॉन मोनेटरी आइटम अदर देन फिक्स्ड एसेट है, जैसे कि हमारा स्टॉक हो गया, तो ये लिखा है कि एक्सचेंज रेट हम जिस दिन उसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं, उस दिन का रेट लेकर के उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लीजिए। कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए क्लोजिंग रेट लीजिए और जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होगा उसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। अब इस एएस में ये बताया गया कि हमारे जो फॉरेन ऑपरेशन है वो दो तरीके के हैं। एक है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और एक है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन वो है जो अभी भी हमारे हिसाब से चलता है। लोन लेना है तो हमसे लोन लेता है, माल हमसे लेता है, हमसे सारी बातचीत साझा करता है और अपने हिसाब से कुछ ज्यादा करता नहीं है। और नॉन इंटीग्रल होता है जो अपने आप ही लोन ले रहा है, अपने आप ही माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, हम पे डिपेंडेंट बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो नॉन इंटीग्रल हो जाते हैं। तो जो इंटीग्रल ऑपरेशन है उसमें तो हमारा यही है कि P&L में ट्रांसफर कर देंगे हम लोग जो भी डिफरेंसेस आएंगे, और जो हमारी एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट जो हमने अभी पढ़ा था कि फिक्स्ड एसेट को डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से फर्दर हम मेजर करेंगे, और जो हमारी अदर मॉनेटरी एसेट है उसको हम
क्लोजिंग डेट से वैल्यू करेंगे। और जो हमारे रिवेन्यू आइटम्स होती हैं पूरे साल की, सेल परचेसेस, एक्सपेंसेस वगैरह, उसे एवरेज रेट से कन्वर्ट करेंगे। ये सब कुछ है, और जो भी डिफरेंस आएगा कन्वर्जन करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाने में, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं P&L अकाउंट में। लेकिन नॉन इंटीग्रल में एक दो चेंजेस हैं, जैसे यहाँ पर क्लोजिंग रेट पर ही चेंजेस होती हैं, इवन चाहे वो मॉनेटरी एसेट हो, फिक्स्ड एसेट्स हो। और दूसरा जो यहाँ पर डिफरेंसेस आता है, उसे हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, ना कि हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये दो मेन चीजें हैं जो चेंजेस की हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, उनको हम, जो भी ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस होता है, उसको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और अगर हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हुए कोई लोन ले रहे हैं, तो एक हमारे पास स्टेटमेंट है AS 11 में, जो कहता है कि आप जो भी डिफरेंस आएगा उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे आपने लोन लिया, लोन लेते हुए जो आपने फॉरेन एक्सचेंज रेट का यूज किया, और बाद में अब आपका कोई और रेट हो गया, चेंज हो गया, तो जो डिफरेंसेस आते हैं उसे P&L में ट्रांसफर करिए। लेकिन बैलेंस शीट कंपनी सेट कहता है कि उसको असेट अकाउंट में एडजस्ट करिए। तो दोनों ही ठीक है। पैराग्राफ 46A में ये अलाउ कर दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कि आप वो वाला काम भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा मेनली कि हमें क्या करना होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है गवर्नमेंट ग्रांट। अब जब गवर्नमेंट ग्रांट के हिसाब से हम लोगों को कोई भी असेट मिलती है, तो या तो गवर्नमेंट से फ्री में मिलेगी या सस्ते में मिलेगी। अगर हमें जब भी कोई एसेट मिलती है, तो हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं, एक कैपिटल अप्रोच और एक इनकम अप्रोच। तो कैपिटल अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, जैसे अंडर विच ग्रांट ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड, तो हम इसे कैपिटल मानते हुए शेयर होल्डर फंड का हिस्सा बना देते हैं। और इनकम अप्रोच में हम इसे इनकम स्टेटमेंट में P&L में ट्रांसफर करते हैं। तो हमें रिकॉग्नाइज कब करना है गवर्नमेंट ग्रांट को, जब ये कंडीशन हम उससे रिलेटेड फुलफिल कर दें और ग्रांट हमें मिल जाए। तो अगर वो नॉन मॉनेटरी ग्रांट है, कोई सामान मिला है, तो हमें उसको फ्री में मिला है, तो 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए पे लिख देंगे। जैसे जमीन मिली हमें, 100 करोड़ रुपए की जमीन मिली ग्रांट, तो उसकी एंट्री बना देंगे कि लैंड अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट 100 रुपए या 1000 रुपए पे, बस, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास ये असेट है। अगर कंसेशन रेट में मिली है, तो जो पेमेंट करी है, जैसे 3 लाख रुपए में मिली है 10 लाख वाली एसेट, तो 3 लाख में वैल्यू कर लेंगे लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, और हम उसको 3 लाख में ही लिख देंगे। अगर वो मोनेटरी ग्रांट है, तो पैसे में मिली है हमें और रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, किसी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड हमें मिली है, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू उस फिक्स्ड एसेट को रिड्यूस भी कर सकते हैं। जैसे मशीनरी से रिलेटेड मिली है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी भी लिख सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड ग्रांट लिखकर उसे हर साल P&L में ट्रांसफर किया जाए। तो ये दोनों ही ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है ग्रांट के केस में, कि मैं चाहूं तो उसे सीधा असेट से रिलेटेड है तो असेट को रिड्यूस कर दूं, नहीं तो उसे धीरे धीरे P&L में डालूं इन द सेम रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, अगर हमें वापस देना पड़ेगा तो रिवर्सल एंट्री बनानी पड़ेगी, और अगर हमारे पास उतनी एसेट वैल्यू नहीं है जितना वापस करें, जैसे हमें 3 लाख की एसेट मिली थी, 3 लाख रुपए में एसेट मिली थी, हमने लिख दिया था एसेट डेबिट टू बैंक, और उसमें फिर बाद में हो सकता है हमने कुछ डेप्रिसिएशन लगाया हो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वैल्यू पूरी है तो पूरा रिवर्स एंट्री बन जाएगी एसेट टू बैंक, और नहीं है तो एसेट टू बैंक, और जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो लॉस P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये है हमारा गवर्नमेंट ग्रांट, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। एज 13 आता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ये हमारे एक अलग से चैप्टर भी है इन्वेस्टमेंट पर, और वो हम पूरा ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें ये बताया जाता है कि हम इन्वेस्टमेंट को किस वैल्यू पर लिखें, कैसे लिखें, सेल परचेज करें तो क्या करें, ईयर एंड में क्या करें। तो ये AS
हमें AS9 वाली चीजों के बारे में डीलिंग नहीं बताता कि रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे करें, इंटरेस्ट डिविडेंड को इनकम में कैसे लिखें, इस बारे में ये बात नहीं करता है। ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लीज के बारे में बात नहीं करता है, इंश्योरेंस के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में बात नहीं करता है। अब यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती हैं उसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिवाइड किया गया है। लॉन्ग टर्म को तो नॉर्मली हम कॉस्ट पर ही लिखते हैं जब तक कि उसकी परमानेंट वैल्यूएशन कम ना हो जाए, और जो करंट एसेट है उसे कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस पर हम शो करते हैं। जो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है उसे AS10 के हिसाब से हम डील करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसे बोलते हैं जो हमारा डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेंटल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, उसे हमने खरीद लिया तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाती है। हम जब भी एसेट को बेचेंगे तो हम वेटेड एवरेज मेथड लगाएंगे। ये मेथड हमें AS13 ही बताता है कि हम वेटेड एवरेज मेथड लगाएंगे और जो भी डिफरेंस है उसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारे पास करंट एसेट जो होती हैं वो ऐसी एसेट हैं जो 12 महीने तक के लिए रखी है, और लॉन्ग टर्म है जो 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए रखी हुई है। वैल्यूएशन हम जनरली करंट इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू जो भी कम है उस पर करते हैं, और लॉन्ग टर्म को कॉस्ट पर ही करते हैं जब तक कि परमानेंट वैल्यू डिक्रीज ना हो जाए। परमानेंट वैल्यू डिक्रीज होता है तो फिर हम उसे P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म वाली एसेट को करंट एसेट में कर रहे हैं तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लेस पर हम वैल्यू एट कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट जो भी कम है कर देंगे, और करंट को लॉन्ग टर्म में ले जा रहे हैं तो फेयर वैल्यू या कॉस्ट जो भी कम है उस पर हम रिक्लासिफाई उसे कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा AS16 विच इज ऑन बोरोइंग कॉस्ट। ये भी बहुत बड़ा और बहुत टिपिकल नहीं है। ये हमें बताता है कि बोरोइंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट का हम क्या करें। तो जो बोरोइंग कॉस्ट होती है रिलेटेड टू लोन वगैरह होती है, जो हम उसको लोन वगैरह लेने के लिए करते हैं, तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वालिफाइंग एसेट। ये कहते हैं कि अगर हम लोन लिया है किसी क्वालिफाइंग एसेट के लिए तो उसके कॉस्ट में जुड़ जाएगा जब तक कि वो एसेट अवेलेबल फॉर पुट टू यूज नहीं होती है। तो क्वालिफाइंग एसेट क्या होती है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट जिसे कंस्ट्रक्शन करने में टाइम लगेगा, इंटेंजिबल एसेट जिसे कंस्ट्रक्शन करने में बनाने में डेवलप करने में टाइम लग रहा है, जैसे पेटेंट वगैरह या सॉफ्टवेयर हो गए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है और इन्वेंट्रीज भी हो सकता है, जो AS2 में इन्वेंट्रीज होता है। तो इनमें से कोई भी चीज हो सकती है। क्वालिफाइंग एसेट कोई भी हो सकती है, और कंडीशन है कि हम कैपिटलाइज कब करें बोरोइंग कॉस्ट को, मतलब हम एसेट की कॉस्ट में कब ऐड कर दें। तो जब हमने लोन उसी एसेट के लिए लिया है, ठीक है ना, द बोरोइंग कॉस्ट विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, और क्वालिफाइंग एसेट से फ्यूचर में बेनिफिट जनरेट होगा। जैसे हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और सॉफ्टवेयर बनाते हुए हम 2-3 साल से बना रहे हैं, तो उसका हम इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर रहे थे, लेकिन हमें पता चला कि वो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है और फ्यूचर में नहीं बिकेगा। तो उसको अब हम इंटरेस्ट को उसकी कॉस्ट में डालेंगे ही नहीं, P&L में डाल देंगे, क्योंकि हम कैपिटलाइज तभी करेंगे इंटरेस्ट जब हमारी एसेट क्वालिफाइंग एसेट होगी, मतलब वो बिक सकती होगी मार्केट। तो अगर अब हम कॉस्ट क्या करें, तो कई बार क्या होता है हमने लोन लिया, लोन पर हमने इंटरेस्ट पेमेंट करा, लोन पर हमने इंटरेस्ट पे करा 50,000, लेकिन मीन वाइल उस पैसे का इस्तेमाल करके हमने 10,000 रुपए की इनकम कमा ली, तो हमारा जो इंटरेस्ट का कॉस्ट आएगा वो 40,000 आएगा, क्योंकि हमने कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर दी थी, कुछ इंसिडेंटल इनकम हो गई थी। अगर हमारी बोरिंग जनरल बोरोइंग है तो हम प्रोपोर्शनेटली देख लेंगे कितना पैसा यूज हुआ है, और डायरेक्ट है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब कब तक कैपिटलाइज करोगे इंटरेस्ट को, कब लगाना बंद कर दोगे? तो सस्पेंशन कब होगा? अगर कोई ऐसा इंटरप्शन आया जो नॉर्मली आता नहीं है और 1-2 महीने के लिए काम रुक गया, तो हम उस दौरान का इंटरेस्ट डालेंगे नहीं, उसमें कैपिटलाइज नहीं करेंगे, है ना। इस बात का हमें ध्यान रखना है। कैपिटलाइजेशन बंद कब कर देंगे? जब वो असेट हमारी
क्वालिफाइंग एसेट बनकर तैयार हो गई है, जिस काम के लिए अगर हमने गुड्स स्टोर्स स्टॉक इन्वेंट्री बनाने के लिए खरीदा था तो तब एसेट बिल्डिंग फर्नीचर बनाने के लिए खरीदा था, बन के तैयार है तो हम उसमें ऐड करना छोड़ देंगे। और यहाँ लिखा है AS 16 में कि बोरोइंग कॉस्ट में एक्सचेंज डिफरेंसेस भी आते हैं। तो अगर हमारा इंटरेस्ट हमने लिया, सपोज उस समय डॉलर का रेट 80 था, अब 82 है, तो जो टू रुपीज पर डॉलर का डिफरेंस है, उसको हम लोग इंटरेस्ट की ही कॉस्ट मानेंगे और उसको इंटरेस्ट की तरह ही ट्रीट करने वाले हैं। तो बच्चों ये थे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में थे, और ये ऑलरेडी हम डिटेल में पहले कर चुके हैं। अभी हमारी रिवीजन क्लास थी ये, और मुझे उम्मीद है कि ये करने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ AS हम कर सकते हैं, इतने मुश्किल नहीं है, इसके बारे में क्या क्या है हम सब कुछ कर चुके हैं। तो आप इसे जल्दी से